हेलो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल नमीरा क्लासेस में। तो आज की इस सेशन में हम लोग जो है 8वें नंबर का सेट का प्रैक्टिस करेंगे, जो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें जो है फिर से 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे बढ़िया तरीके से, और साथ साथ में जो है हम लोग लास्ट में जो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन चला रहे हैं उसी में हम लोग आज आगे जो है बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप में से कोई भी साथी जो है पिछले 7 सेटों का प्रैक्टिस नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि लार का जो पीएच मान होता है, पीएच जो वैल्यू होता है कितना होता है? 6.5, 7.6, 7.8, 5.6। बिल्कुल राइट हो जाएगा 6.5। लार का पीएच मान यानी कि ये आपका कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। ध्यान रखेंगे, अगर आपको प्रकृति के आधार पर पूछा जाए कोई भी जो यौगिक होता है वो 3 प्रकार का होगा। एक आपका अम्लीय, एक आपका उदासीन और आपका एक होता है क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, अब इसको कैसे हम मापते हैं? तो पीएच इसके लिए पैमाना है एक आपका पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी मीन्स होता है पोटेंस यानी कि शक्ति। ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। और ये पीएच स्केल किसने दिया था? तो ध्यान रखना है, ये स्केल जो दिया गया था सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। ये आपका एक क्या था? रसायन शास्त्री था, उन्होंने दिया था ये पीएच स्केल। और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो भी स्केल जो दिया था, ये दिया था 0 से लेकर के कहाँ तक? 14 तक, है ना। 0 इसका न्यूनतम बिंदु था और मैक्सिमम कितना था? 14 था, और बीच में एक उदासीन बिंदु था 7। तो इन्होंने कहा था यदि कोई भी जो यौगिक होगा, विलयन होगा, उसका पीएच मान अगर 7 आता है तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। और 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? वो क्षारीय होगा। तो अब यहाँ पर क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाल का पीएच मान 6.5 होता है। ध्यान रखेंगे, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछा जाता है, उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। आपको यहाँ पर सुमिलित करने के लिए दिया गया है और इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक तरफ है आपका रोगों के नाम और एक तरफ है जीवाणु का नाम। तो यहाँ पर दिया हुआ है हैजा, टीवी यानी कि क्षय रोग, निमोनिया और टिटेनस, और इस तरफ दिया हुआ है आपका बैक्टीरिया के नाम कि किस बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। आपको सीधा सीधा इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाता है कि हैजा जो है कैसा मतलब रोग है? विषाणु जनित, बैक्टीरिया जनित, या फिर आपका अलग तरह से इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना ये चारों का चारों कैसा रोग है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, अब यहाँ पर मिला देते हैं। तो हैजा किसके कारण होता है? हैजा होता है कोलेरी के कारण, है ना, यानी कि विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। ये आपका जीवाणु है। क्षय रोग यानी टीबी, ये तो आपका फेमस है, इसको तो सबको जानते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। न्यूमोनिया जो होता है ये किसके कारण होता है? तो न्यूमोनिया जो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया से होता है। और टिटनेस जो होता है वो आपका होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं। एक तरफ पहाड़ियों के नाम दिया गया है, दूसरी तरफ राज्यों का नाम दिया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपका 4 पहाड़ी यहाँ पर दिया हुआ है, गारो, मिरी, पंचमलाई, डालमा, और एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे कि गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं ये आपका मेघालय में है। तो ये आपका पूरा का पूरा मिला हुआ है ऑलरेडी। मिरी पहाड़ी, मिरी कहाँ पर है? मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखेंगे। पंचमलाई, देखिए अगर मलाई से संबंधित पूछेगा ना इस तरह से, नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ पर है, अन्ना मलाई कहाँ है, पंचई मलाई कहाँ है, तो ये दक्षिण भारत की पहाड़ी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पंचमलाई कहाँ पर है? दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य में है। इसी प्रकार से आपका डालमा, डालमा तो आपका बिहार का हिस्सा था पहले। 2000 ईस्वी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था? बिहार से अलग हो गया था झारखंड, और उसी टाइम ये मतलब कि ये जो पहाड़ था डालमा पहाड़, ये कहाँ चला गया? ये आपका झारखंड वाला क्षेत्र में चला गया। ठीक है, मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। काफी इंपॉर्टेंट इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। एक तरफ आपका क्या है? बांध दिए गए हैं, और एक तरफ आपका नदियों के नाम दिए गए हैं कि किस नदी पर कौन सा बांध है। ठीक है, कौन सी बांध, या फिर बांध यानी कि इसी को परियोजना भी कहा जाता है। तो तुलहस्ती परियोजना या फिर इसको दुलहस्ती परियोजना बुलाया जाता है। तो ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपका चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, ये जो बांध बनाया गया है चिनाब नदी पर, कहां पर बनाया गया है? ठीक है, गांधी सागर, ये आपका कौन सा नदी पर है? चंबल नदी पर है। आपका उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, और तवा परियोजना तवा नदी पर है। तो ये आपका बिल्कुल दोनों लास्ट दोनों सी और डी मिला हुआ है। बाकी 1 और 2 को मिलाना था, मैंने मिला दिया। इस आधार पर आप लोग यहाँ पर चुन लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यानी कि अगर संविधान का कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, उसका कोई वर्ड है ऐसा जिसका उल्लेख नहीं किया जा रहा सही से, तो उसका व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री, या फिर अपीलीय अधिकार, या फिर पर्यवेक्षी अधिकार। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो है आपका अधिकारों के बारे में बात किया था। तो इस प्रकार का ये जो अधिकार दिया जाता है ये किसके अंतर्गत दिया जाता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। परामर्शी अधिकार के बारे में मैंने क्या बताया था कि इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या मांग सकता है? सलाह मांग सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को मूल क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है, और इसमें क्या होते हैं? राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए, संघ और राज्यों के बीच विवाद हो जाए, या फिर संघ और बहुत सारे राज्य मिलकर के विवाद हो जाए, तो इसका निपटारा क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, और ये मूल क्षेत्राधिकार
क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, है ना। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अगर निचली अदालत ने कोई निर्णय दे दिया और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप सीधा आप ऊपरी अदालत पर जा सकते हैं अपील के द्वारा, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से पर्यवेक्षी अधिकार यानी कि इसमें क्या करेगा, थोड़ा सही से जांच पड़ताल करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, अगला प्रश्न 8वें नंबर का। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आपका बिहार से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नाबार्ड की जो है, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो है क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। बिल्कुल राइट है, एकदम 100% राइट है। नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है, ये भी आपका राइट है। तो यहाँ पर दोनों आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ जो है कंसेप्ट। अब नाबार्ड जो है, नाबार्ड इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है NABARD, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है रूरल यानी कि आपका ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से संबंधित है, और उसको क्या करने के लिए, किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए। ये सीधा नहीं देता है, ध्यान रखेंगे, ये आपका शीर्ष संस्था है। यानी कि नाबार्ड किसको देगा, नाबार्ड अलग अलग बैंकों को देगा, अलग अलग बैंकों को, CBI को दे दिया, SBI को दे दिया, जो है और कोई ICICI बैंक है, वो सबको दे दिया उन बैंकों को, और वो बैंक क्या कर देगा, ग्राहकों को देगा, यानी कि वो एक लोगों को देगा जो जरूरतमंद है उसको देगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और नाबार्ड जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो गांधी जयंती जब होती है ना, 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 अक्टूबर 1975 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी देश में, और जो है बिहार में भी 1975 में ही इसका लग गया था। यानी कि इसका जो है एक आपका जो है स्थापना कर दिया गया था नाबार्ड का ब्रांच, है ना, बिहार में भी, तो 1975 में ही कर दिया गया था। और नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, 2000, 2002, 2005, 2006। तो यहां पर सबसे पहले समझेंगे तब ने क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, बिना समझे हुए रटेंगे तो नहीं होगा। अब बोल रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि SEZ, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेज। ठीक है, तो सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये कब लाया गया था, ये आपका 2005 में इसको लाया गया था और 2006 में इसको लागू किया गया था। अब इसका क्या मेन था, तो इसका मेन उद्देश्य था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है घोषित किया जाए कोई स्पेशल क्षेत्र को, और उससे क्या किया जाए, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करने के लिए, या फिर वो उस क्षेत्र में जो है कम यानी कि सस्ते दरों पर क्या किया जाए, वहाँ पर प्रोडक्शन का काम, उत्पादन का काम किया जाए। तो ये सारा उसका उद्देश्य था। और सबसे पहला जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है सेज जो है लागू किया गया था, किस राज्य ने लागू किया था, हरियाणा ने लागू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और SEZ से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा चीज है आपका, जो है आपका वो क्या बोलते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आपका हो गया। और आपका एक था एक्सपोर्ट, है ना, EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आपका EPZ एक संबंधित है, वो भी आपका आता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है, ये कौन सा नियम कहलाता है। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर को फिक्स रख दिया और आपने प्रेशर को भी फिक्स रख दिया, यानी कि नियत यानी कि कांस्टेंट रख दिया, तो जो है आयतन में जो अणु की संख्या होगी ना, वो फिक्स रहती है, समान रहती है। ये कौन सा जो है नियम है, तो ये आपका कौन सा नियम है, ये आपका अवागाद्रो का नियम है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन आपका बॉयल का नियम क्या कहता है, तो बॉयल का नियम कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर को फिक्स रखा, यानी तापमान को फिक्स रखा, और जो है अणु की मात्रा को फिक्स रखा, यानी कि क्वांटिटी को, मात्रा को फिक्स रखा, तो जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर यानी कि दाब, वो क्या होता है, इन्वर्सली यानी कि आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका होता है, आयतन का। दाब जो होता है आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कहता है आपका बॉयल का नियम। गैलुसेक का नियम क्या कहता है, तो गैलुसेक का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने दाब को, यानी कि आपने अगर आयतन को और अगर आपने द्रव्यमान को फिक्स रखा, तो जो आपका दाब होता है ना, वो टेम्परेचर यानी कि तापमान के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, उसी प्रकार से चार्ल्स का नियम क्या कहता है, तो चार्ल्स का नियम कहता है, ये आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के आता है, कभी अवगाद्रो आ जाएगा, कभी बॉयल आ जाएगा, इसलिए चारों को यहीं से समझ के रखना है। ठीक है, तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम कहता है कि फिक्स अगर आपने दाब रखा है, तो जो वॉल्यूम यानी आयतन होगा, वो टेम्परेचर का सीधा डायरेक्ट मतलब कि प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, समानुपाती होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बंगाल का विभाजन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। बंगाल का जो है विभाजन के दौरान किस तिथि को जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, शोक दिवस, 15 अगस्त 1905, 24 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905, 6 अगस्त 1905। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर, 16 अगस्त 1905 को बंगाल में क्या बनाया गया, शोक दिवस मनाया गया, जब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल विभाजन की घोषणा की। कब घोषणा किया था, 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया था। किस आधार पर किया था, है ना, उसको करना था प्रशासन के आधार, मतलब इस पर कि बिहार को अलग मांग किया गया था बिहार की तरफ से, है ना, सचिदानंद सिन्हा जो बिहार की मांग कर रहे थे, और उधर से, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल यानी कि बांटो और शासन करो की नीति को अपना करके, है ना, बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, जिसका घोर विरोध किया गया था। और जो है 19 जुलाई को इसकी घोषणा की गई थी विभाजन की, और 16 जो है आपका अक्टूबर से इसको प्रभावी होना था, है ना, 16 अक्टूबर को इसको लागू करना था, लेकिन उससे पहले 16 अगस्त 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था सबके द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जो है ग्रीन
यानी कि अधिकरण जिसको बोलते हैं, नेशनल एनजीटी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, तो प्राधिकरण जिसको बोलते हैं या अधिकरण बोलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? अब यहाँ पर सबसे पहले इसको समझ जाइए, ये होता क्या है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि आपका किसी में भी अगर अधिकरण या प्राधिकरण लगेगा तो आप समझ जाइए वो क्या है, न्याय देने वाली संस्था है। कैसी संस्था है? न्याय देने वाली संस्था है। तो एनजीटी भी क्या होगा? आपका न्याय देने वाली संस्था है। लेकिन किस प्रकार का न्याय? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है उस तरह का। तो ये आपका थोड़ा उससे अलग है। ये क्या है? मुख्य रूप से अगर किस प्रकार का पर्यावरण वाला कोई मुद्दा है, पर्यावरण का सुरक्षा, वन का सुरक्षा, या फिर कोई संसाधन से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित कोई आपका जो है केस है, मामला है, उसका जो है सुनवाई किया जा सकता है यहाँ पर। और इसका उद्देश्य क्या है? ताकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के क्या किया जाए, उसके बोझ को कम किया जाए और जल्दी से जो है ये सारे मामलों को क्या किया जाए, निपटारा किया जाए। इसलिए इस जो है अदालत को, इस न्यायालय को क्या कहा जाता है? इसको जो है पर्यावरण अदालत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2010 को की गई थी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से जो है किस कौन जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का जो है आधिकारिक रूप से वार्ताकार थे? यानी कि क्रिप्स मिशन के साथ जो है वार्ता करने वाला, डिस्कशन करने वाला कौन कौन नेता भाग लिया था उसमें? महात्मा गांधी और सरदार पटेल, आचार्य जेवी कृपलानी, शिवराज गोपाल आचार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, रफ़ी अहमद किदवई। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है क्या थे? आधिकारिक रूप से वार्ताकार थे, उससे बात किए थे, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन जो है भेजा गया था, किसके लिए भेजा गया था? तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसको कब भेजा गया था? 1942 में। और हम लोग को मालूम है 1939 से लेकर के 1945 के बीच आपका क्या हुआ था? दूसरा वर्ल्ड वार यानी दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसमें जो है अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत के लोग जो है हमें क्या करें, इस युद्ध में हमारी साथ दे। इससे पहले अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ लिया था कि हम जो है आपको आज़ाद कर देंगे। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में सभी भारतीयों से क्या किया था? अपील किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों की मदद कीजिए ताकि ये हमें जल्दी से क्या करेंगे, स्वराज दे देंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि अंग्रेज तो वैसे है नहीं, है ना, वो पट्टा क्या थे, उन्होंने हमने उनकी मदद की और उन्होंने क्या किया, और भी दोबारा वापस से रॉलेट एक्ट ला करके हमारे ऊपर चलवा दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दी थी। इससे गांधी जी उसी टाइम जो है केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था। तो दोबारा जब मांग की गई तो इसका विरोध किया गया, क्रिप्स मिशन भेजा गया। और इस समय प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री था। भारत का जो वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था भारत का वायसराय। ये मार्च 1942 को भारत आता है, 23 मार्च को भारत पहुंचता है और जो है ये करता है। और भारत में क्या करता है? ये कुछ संवैधानिक सुधार की बात करता है। और जब इससे पूछा जाता है कि आप भारत को कब आज़ादी कराएंगे, स्वतंत्रता देंगे, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे ही युद्ध की समाप्ति होगी हम जो है क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, है ना, जल्द कर देंगे। बस ये तिथि नहीं बताता है ना। तो वही वाला बात हो गया, मतलब स्वतंत्र कर देंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। तो ये वाला बात, तो इसके मतलब कि इसी कारण से इसका क्या कर दिया गया था? इसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। और गांधी जी ने जो है क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था? ये आपका एक ब्लैंक चेक की तरह है, खाली चेक की तरह है ना, जो तो खुद तो डूब ही रहा है, दूसरों को भी डुबा रहा है ना। इसको मतलब कि बाद में जोड़ा करके बोला गया था। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं। देखिए अब आप लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट में वीडियो बनाइए। देखिए अब फास्ट बनाने से कोई फायदा होगा नहीं, क्वेश्चन एक ही बनाइए। मेरा कहने का क्या है कि क्वेश्चन एक बनाइए, लेकिन इससे आपका एक अगर बना लेना, अगर इससे अगर 5 प्रश्न आपको पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब अगर आपको इस प्रकार से इस प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन का कौन था अध्यक्ष, तो स्टेफर्ड क्रिप्स बता सकते हैं। कब आया था? 1942। यही सब कथन बना देगा। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। इसका उद्देश्य क्या था? तो 1942 यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें भारत का समर्थन प्राप्त करना था। और दूसरा इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधार करनी थी। गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा था? तो ये आपका एक खाली चेक की तरह है। इसका कौन इसमें नेता भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद और आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारे पॉइंट अगर आप अच्छी तरह से याद रखेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इसको मेंस में आपको अगर 8 नंबर के बारे में लिखने देगा तो यही सब तो लिख देंगे ना आप। तो आप लोग सोचिए, मतलब एक ही प्रश्न कीजिए लेकिन बढ़िया तरीके से कीजिए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मैं सीरीज लाया हूं ये आपका 100 आपका सेट होगा। इसमें 100 सेट करेंगे। इस प्रकार से एक सेट में 50 प्रश्न करते हैं तो 5000 प्रश्न हो जाएगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो एक प्रश्न हम करते हैं तो 5 प्रश्न और हो जाता है। तो 5000 गुना 5 अगर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। इस तरह अगर ध्यान से देखें, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान उसकी किसकी माप है? यानी कि उसका जो द्रव्यमान है वो किसकी माप होती है? दबाव की, वजन, जड़त्व, परिणोद। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। मोमेंट यानी कि इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व का होता है, जड़त्व का माप। जबकि दाब क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, ये भी नहीं होता आपका। उसके बाद वजन की बात जो करते हैं ना आप लोग, क्या कह सकते हैं? इसका आंसर आप लोग वजन कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो वजन है ना इसको बोलते हैं भार, और भार जो होता है ना वेट, इसको वेट बोलते हैं। वेट क्या होता है? तो वेट होता है मास इंटू जो है आपका जी होता है ना, गुरुत्व त्वरण जिसको बोलते हैं, 9.8 जिसका मान होता है, ये होता है आपका वजन या फिर भार इसको बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जड़त्व यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो है क्या है, तारत्व है, पिच है। तो किस पर निर्भर करती है उसका तारत्व या फिर पिच, तो वो किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और आवृत्ति का जल्दी से बता दीजिए आप लोग, आवृत्ति का जो यूनिट होता है क्या होता है, ऐसा यूनिट, आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, बिल्कुल राइट, हर्ज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वायु का तापमान क्या है, कम है, टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या है, कम है, तो हमको पूछ रहे हैं आर्द्रता क्या होगा। अब आर्द्रता क्या समझते हैं, आर्द्रता बोलते हैं वायु में उपस्थित किसकी मात्रा, जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। ये पॉइंट्स, ये छोटे छोटे शब्द याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाए। अब अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, कम है। अगर तापमान कम है तो हमारी जो वो वायुमंडल में जो हवा होगी वो कैसी होगी, ठंडी हवा होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम है ना, ठंडी अगर होगी तो हवा ठंडी होगी। और ठंडी हवा में हम लोग जानते हैं कि पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। गर्मी में पानी यानी कि हवा कैसी होती है, सूखा सूखा होता है, इसलिए इसमें आर्द्रता की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान यानी कि स्टेडियम मिला है, आपको पूछ रहा है, रोपड़, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, धौलावीरा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहीं से आपका क्या मिला है, आपका खेल का मैदान मिला है। और साथ में ध्यान रखेंगे, धौलावीरा से क्या मिला है, आपका उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिला है। धौलावीरा एक ऐसा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में, 3 भागों में बटा हुआ था धौलावीरा। ठीक है, और ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा, इसका अर्थ क्या होता है, काले रंगी चूड़ियाँ। और यहाँ से क्या मिला है आपका, तो कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत। अब देखिए मैं कुछ ही बोलूंगा, उसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस सब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। और साथ साथ में क्या मिला है, यहाँ से वक्राकार यानी कि आपका जो है बढ़िया तरह का अलंकृत किया हुआ ईंट मिला है। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार जिला है आपका, राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में है राखीगढ़ी। रोपड़ जो है, रोपड़ से क्या मिला है, तो रोपड़ से जो है आपका मिला है कुत्ते के साथ, यानी कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो रोपड़ हो जाएगा। रोपड़ कहाँ पर है, जल्दी बताइए तो कमेंट बॉक्स में। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है, पी हेगड़े को, सुंदरलाल बहुगुणा को, रामदेव मिश्रा को, कैलाश सांखला को। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा को क्या कहा जाता है, यानी कि इसको क्या माना जाता है, चिपको आंदोलन का जन्मदाता, चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाला। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पर यह आंदोलन चलाया था, उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल नामक जिला में चलाया था। ये चिपको आंदोलन था क्या, तो ये आपका 1972 में चलाया गया आंदोलन था, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था। इसमें लोग क्या करते थे, तो इसमें जो वनों में रहने वाले लोग होते थे वो क्या करते थे, वो पेड़ों से जाकर के चिपक जाते थे और मालिकों को पेड़ काटने नहीं देते थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। मानव हृदय यानी कि हमारा जो हृदय होता है, इसके यानी कि कितने ये भागों में विभाजित होता है, डिवाइड होता है, 1 2 3 4। तो ये प्रश्न तो नॉर्मल है, भारत यानी कि मनुष्य का जो हृदय कितने से भागों में बटा था, 4, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलय, बायां लीनय। ठीक है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी है ना, बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, तो बटलर कमेटी, ये आपका बटलर कमेटी जो बनाया गया था, राज्य और जो है आपका केंद्र जो था उसके संबंध को जो है सुधारने के लिए बनाया गया था। तो अंग्रेजी सरकार और जो है राज्यों के बीच संबंध जो है सुधारने के लिए ये क्या किया गया था, इस समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे कब इसका गठन किया गया था, 1927 में किया गया था, है ना। इसी बीच जो है साइमन कमीशन का भी गठन किया था है। साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं आप लोग, है ना, पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में बात किया था। तो बटलर कमेटी, अच्छा, इस कमेटी को क्या कहा जाता है, देशी रियासत समझौता समिति के नाम से भी जाना जाता है बटलर कमेटी को। ठीक है, ध्यान रहेंगे। इसका अध्यक्ष कौन था, तो ज्यादातर कोई भी जो समिति होता है या कमेटी होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसमें जो है नाम लिखा हुआ रहता है ऑलरेडी, बटलर, इसमें लिखा हुआ है बटलर, है ना। वो जोश बटलर नहीं है जो अभी क्रिकेट खेलता है, ये बटलर अलग था। इस बटलर का नाम क्या था, पूरा नाम इसका नाम था हरकोर्ट बटलर। ठीक है, और अभी ये जो जोश बटलर है ये इंग्लैंड टीम का ही है, इंग्लैंड का ही है, लेकिन वो क्या है अभी वर्तमान में क्रिकेटर है ना। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया था और महावीर स्वामी जिसको बोलते हैं उन्होंने क्या चलाया था, जैन धर्म चलाया था। गौतम बुद्ध किस पर बात करता है, वो आत्मा की बात नहीं करता है, वो कहता है कि आत्मा नहीं है, आत्मा नाम का कोई चीज नहीं है। वो पुनर्जन्म पर फिर विश्वास करता है कि हाँ आदमी पुनर्जन्म होगा, लेकिन जैन धर्म जो है क्या करता है, वो जो है आपका आत्मा पर विश्वास करता है। वो किस पर विश्वास करता है, आत्मा पर विश्वास करता है, लेकिन जन्म पर फिर क्या है, जन्म पर यानी कि आत्मा पर तो वो विश्वास करता ही है लेकिन जन्म पर भी विश्वास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट, 19 नंबर का क्या हो जाएगा, 19वें नंबर का प्रश्न का क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आपका, तो ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आत्मा। बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता है जबकि जैन धर्म करता है, क्योंकि जैन धर्म में जानते हैं आपका अहिंसा की बात कही गई है, उसमें सब चीज़ यानी कि पेड़ पौधे तक का उसमें बात कहा गया कि इसमें भी जीव यानी कि पाए जाते हैं, ये भी सजीव होते हैं, इसको भी नहीं खाना चाहिए, है ना। उसमें कहा गया है, यानी वायु तक लेते हैं तो उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी जीव है, उसको भी नहीं मानना चाहिए, इस तरह की बातें हैं। तो ये आपका आत्मा में दोनों में क्या है, अंतर है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, जैन धर्म मानता है, बाकी दोनों है पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। किस सिख गुरुओं की हत्या जो है मुगलों द्वारा की गई थी, कौन जो है सिख गुरु जो था, सिख गुरु की जो है हत्या किया गया था मुगलों के द्वारा। तो 2 सिख गुरु था, ध्यान रखेंगे, 2 सिख गुरु, एक था आपका गुरु तेग बहादुर, और एक था आपका गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव,
तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया था। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था? हत्या नहीं किया था इसको, मतलब कि उन्होंने मरवाया था, है ना, मरवाया था। किसने मरवाया था? तो ये क्या बोलते हैं आपका, जहांगीर ने मरवाया था, है ना। जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव को क्या किया था? तपती हुई रेत में जो है सुला करके उसको मरवाया था। राजस्थान लाहौर के तपती हुई रेत में उसको सुलाया था, है ना। ये सिखों के गुरु थे, 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव कौन सा गुरु थे? गुरु अर्जुन देव जो थे आपका 5वां गुरु थे। और गुरु तेज बहादुर कौन सा था? 9वां था। गुरु गोविंद सिंह आपका लास्ट और अंतिम था, 10वां गुरु, ठीक है, जो बिहार के पटना सिटी में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा महावीर स्वामी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा, है ना, ए और बी दोनों। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर जो स्वामी था, तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? अब मैं जो है बहुत सारे प्रश्नों का जो है आंसर जो है आपसे लूंगा। क्यों? क्योंकि आप ये आपका लगभग हम लोग ये आप लोग 8वां जो है सेट कर रहे हैं। इससे हमारा 400 प्रश्न हो गया है। तो बहुत सारा प्रश्न जो है, क्योंकि प्रश्न मैं एक कराता हूँ लेकिन सॉल्यूशन में चर्चा बहुत सारा चीज़ कर देता हूँ, इसलिए वहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था आपको। जब मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने बताया था आपको। तो जल्दी बताइए, आप लोग पिछले सेट नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो महावीर स्वामी ने जो है कहाँ पर उपदेश दिया था? पहला उपदेश वैशाली में दिया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध था, उसने कहाँ दिया था? सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। तो इस प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो बिल्कुल यांत्रिक तरंगे क्या हो जाएगी? ध्वनि तरंगे। हम जो बोलते हैं ये कैसी तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे हैं, यानी कि ये यांत्रिक तरंगे है ना, एनर्जी से बोलते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर सुन रहे हैं, मैं यहाँ से माइक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक में बोल करके, है ना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, माइक में अभी बोल रहा हूँ और बोल करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फोन से फिर आपके पास चला जाता है, तो इसको बदला जाता है। किससे? ये माइक द्वारा बदल गया। किस में बदल गया? तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल गया और फिर बाद में आप सुन लिए वहाँ पर, है ना, माइक्रोफोन के द्वारा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपका ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे नॉर्मली रूप से अगर आमने सामने बात करेंगे तो। बाकी ये जितने भी दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ठीक है। रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा हुआ है ऑलरेडी। तो भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था, ये कब हुआ था? सबसे पहले ये जानना है आपको, 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। तो ये जो गैस त्रासदी हुआ था भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश, कौन सी गैस इसमें रिसाव हुआ था? तो कौन सी गैस हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनेट का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? जल्दी बताइए। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आपको बताना नहीं है इसमें से कौन सही। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो है अनुच्छेद 61 में चर्चा किया गया है कि नहीं? बिल्कुल राइट है। कल ही तो बताएं आपको महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने कल बताया था आपको कि जो आपका संविधान का जो है परिरक्षण, संविधान का परिरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण, ये कौन लेता है इस प्रकार का शपथ? राष्ट्रपति लेता है। अब राष्ट्रपति ही अगर उसका क्या करने लगे, राष्ट्रपति ही उसका अगर अतिक्रमण करने लगे, उसके खिलाफ जाने लगे, उसका उल्लंघन करने लगे, तो राष्ट्रपति पर क्या लाएंगे हम? महाभियोग लाएंगे, इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे, जो अमेरिका से लिए हैं हम लोगों ने उधार, है ना। तो इसके द्वारा उसको हटाएंगे। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, अर्ध न्यायिक प्रणाली। अब ये समझना है आपको, अर्ध न्यायिक प्रणाली क्या होता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होता है। तो ध्यान रखिए, संसद क्या काम करती है? संसद काम करती है कानून बनाने का। देखिए सुनिए बढ़िया तरीके से, संसद क्या काम करती है? कानून बनाने का काम करती है। लेकिन जब संसद कानून बनाने का काम छोड़ करके वो न्याय देने का काम शुरू कर देता है, तो ये क्या कहलाएगा उस टाइम संसद कहलाएगा अर्ध न्यायिक जो है संस्था कहलाएगा। और इस प्रक्रिया को बोलेंगे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, है ना। क्योंकि वो क्या कर रहा है संसद उस टाइम? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा रहा है ना, तो न्याय का काम वहाँ पर सुनेगा, सुनवाई करेगा, राष्ट्रपति को मौका देगा कि भाई आओ आप राष्ट्र संसद में आकर के अपना जो है जवाब दो कि आपने कैसे उल्लंघन किया, क्यों उल्लंघन किया कि नहीं, आप उस पर सफाई दो, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो न्यायालय की जैसे काम कर रहा है ना संसद। तो जब कोई संस्था अपने काम को छोड़कर न्यायिक काम को, मतलब कि न्याय के लिए काम कर दे कुछ समय के लिए, तो उसको बोलते हैं अर्ध न्यायिक संस्था, ठीक है, याद रहेगा। तो इस प्रकार से ये भी राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा, ये भी राइट होगा। अब सही नहीं है तो बिल्कुल, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। लेकिन देख लेते हैं डी ऑप्शन में क्या कर रहा है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया था, केवल नहीं, दोनों में से किसी सदन में भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रधान होता है ना। राष्ट्रपति को क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद का प्रधान होता है ना। अब संसद का प्रधान हुआ तो ऐसा थोड़ा है कि वो सिर्फ लोकसभा का पहले प्रधान हुआ और राज्यसभा का बाद में प्रधान हुआ, तो वो दोनों सभा का प्रधान है। तो जिसको मन करेगा वो पहले लाएगा, है ना। और उसको लाने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले उसका प्रस्ताव क्या है कि 1/4 समर्थन होना चाहिए उसके प्रस्ताव को लाने के लिए, और 1/4 समर्थन हो जाएगा तो जिस भी सदन में लाएगा उस सदन से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और उसको 14 दिन के लिए क्या उसको टाइम दिया जाएगा, किसको? राष्ट्रपति को, कि आप आओ और आकर के अपना क्या करो, अपना सफाई दो, है ना। तो नेक्स्ट दूसरा वाला जो सदन में भेज देंगे, दूसरा वाला सदन अगर उसको 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो राष्ट्रपति पद खाली हो जाएगा और उसको त्यागपत्र दे देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर का, है ना। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितनी सदस्य हो सकती है, कितनी सीटें हो सकती है विधानसभा में, पूछ रहा है आपको, विधानसभा में, ठीक है।
550, 450, 500, 545, तो बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम सीटें विधानसभा की कितनी हो सकती है 500 हो सकती है। और अभी वर्तमान में मैक्सिमम आपका सीट जो है कहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश में कितना है 403 है, ठीक है 403 है। नेक्स्ट है आपका 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये आर्थिक कार्यक्रम जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा कब किया गया था 1975 में किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला बात कर लेते हैं, निम्न में से जो है कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का आंसर तो आप ही को करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पहला वाला ही अध्याय जो कराया था, पहला सेट प्रैक्टिस कराया था, वहां पर बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो केवल केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और केवल और कुछ ऐसे अधिकार है जो दोनों को प्राप्त है। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। आपको पूछ रहा है कि विदेशियों को और भारतीयों को दोनों को प्राप्त है। तो मैंने बताया था 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल केवल किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यानी कि कानून के सामने सब बराबर, ये कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। और ये अनुच्छेद 14 क्यों, ये किसको हो जाएगा, भारत और विदेशी दोनों को हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था केवल 5 है ना आपका जो भारत को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30, तो 14 किसको हो जाएगा, दोनों को हो जाएगा। बाकी अगर देख लेते हैं, अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, 22 में दिया गया है अपराधी के लिए, तो ये भी तो हो जाएगा ना, है ना। वो अपने मतलब कि दोष सिद्धि के लिए वो जुर्म किया है कि नहीं किया है, वकील रखने का अधिकार, तो ये भी विदेशियों को मिलता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अगर कोई विदेशी भारत में आए तो क्या उसका जान ले लेंगे हम, नहीं ना, तो उसको भी उसके जान का मतलब कि अपना जीवन जीने का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता है। तो हमारा ABC तीनों हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका कौन सा हो जाएगा, C नंबर में जो दिया हुआ है ये आपका अनुच्छेद 21 में दिया गया। तो 14 हो गया, 21 हो गया, 22 होगा, ये सब आपका क्या है, विदेशियों को भी प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है। बस आपको याद रखना है 15, 16, 19, 29, 19 हो गया, ये 29 हो गया, 19 और 30, ठीक है। 5 को याद रखना, 5 को केवल केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बैलगाड़ी जो है ये चित्रकार जो है कीर्ति किसकी है, बैलगाड़ी, बसावन, दसवंत, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बसावन और दसवंत किसका चित्रकार था, अकबर का था। और जबकि अबुल हसन जो है किसका था, जहांगीर का था। और अबुल हसन का ही ये चित्रकला है क्या, बैलगाड़ी, है ना, बैलगाड़ी का चित्र इन्होंने किया था। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर का, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का, ठीक है। बाकी बात करें, जहांगीर के काल को चित्रकाल का क्या कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है ना, क्योंकि चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकसित किया था उन्होंने, लघु चित्रकला। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा उस अर्थव्यवस्था को कहेंगे जहां पर उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होता है, निजी आदमी ही निर्णय लेता है, वहां पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आपका अमेरिका हो गया, जापान हो गया, है ना, ये सब क्या है आपका, ब्रिटेन हो गया, पूंजीवादी देश है। उसी प्रकार से अगर समाजवादी बात करेंगे तो समाजवादी देश वैसा बोलेंगे, वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है, सार्वजनिक यानी कि सरकार का होता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा समाजवादी। जैसे आपका क्या हो जाएगा, रूस था पहले, है ना, USSR, या फिर इसको बोलेंगे अभी वर्तमान में जो है क्यूबा हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, चाइना हो जाएगा समाजवादी देश में। और उसके बाद आपका आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत आता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी और जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच है, यानी कि कुछ इस उत्पादन के केंद्रों पर पूंजीवादियों का अधिकार होगा और कुछ पर किसका अधिकार होगा, समाजवादी होगा, दोनों का है मिला हुआ रूप, है ना। तो भारत हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार, साथ साथ निजी, बिल्कुल राइट है। तो सार्वजनिक और निजी जब दोनों मिल जाता है, दोनों का बराबर यहाँ पर उत्पादन के साधनों पर अधिकार होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे। शाहजहांनामा जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, शाहजहां के द्वारा, हमीद लाहौरी के द्वारा, इनायत खां के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, अब इनायत खां के द्वारा। और अबुल फजल के द्वारा क्या लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपका, अबुल फजल के द्वारा क्या लिखा गया है, अकबरनामा लिखा गया है, जो अकबर के शासनकाल में था। अकबरनामा, आईने अकबरी, सुहाइले आपका क्या बोलते हैं उसको, पंचतंत्र का जो अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद सुहाइली जिसको बोलते हैं, पंचतंत्र ऐसे लिखा जाएगा, पंचतंत्र का इन्होंने ही क्या किया था, अनुवाद किया था फारसी में, जिसका नाम था अनुवाद सुहाइली। अब क्वेश्चन है, वेलेजली की सहायक संधि है ना, आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था सहायक संधि के बारे में। तो सहायक संधि के बारे में पूछ रहा है कि स्वीकार करने वाला कौन सा जो राज्य, दूसरा राज्य पूछ रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है आपका। आप तुरंत देखिए सहायक संधि और पूछा कि राज्य, तुरंत आप मार देते हैं कहां पर, हैदराबाद। जबकि यहाँ पर पूछ रहा है दूसरा राज्य, तो दूसरा राज्य कहाँ पर हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा। पहला राज्य क्या था, हैदराबाद का निजाम पहले मिलता है 1798 में, फिर उसके बाद 99 में कौन मिलता है, मैसूर मिलता है ना, उसमें मैसूर। फिर उसके बाद लगातार एकदम एक एक करके राज्य मिलता जाता है, अवधि मिल जाता है ना, उसमें आपका जयपुर, संबलपुर, उदयपुर क्या क्या है आपका,
अच्छा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर जो है वो आपका हड़प नीति से संबंधित है। हड़प नीति यानी कि जिन्होंने डॉल हजू ने जो चलाया था। और ये सहायक संधि किसने चलाया था? ये आपका लॉर्ड वेलेजली ने चलाया था, जो है 1798 में चलाया था सहायक संधि को। लेकिन सहायक संधि को वास्तविक रूप से किसने चलाया था? डुप्ले ने चलाया था आपका। किसने चलाया था? डुप्ले, फ्रांसीसी जो गवर्नर था। लेकिन जो है सही रूप से बढ़िया तरीके से आपका चलाने वाला लॉर्ड वेलेजली है, इसलिए इसी को इसका माना जाता है जनक। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में पूछ रहा है कि इसका संस्थापक कौन था। अगर मैं नॉर्मली आपको पूछूं कि ब्रह्म समाज का संस्थापक किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन राजा राम मोहन राय की जैसे मृत्यु हुई तो इसको क्या करता है? आगे बढ़ाता है। कौन आगे बढ़ाता है? तो आपका द्वारकानाथ टैगोर आगे बढ़ाता है। फिर उसी में आकर के देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़ता है। फिर क्या बोलते हैं, ईश्वर चंद्र, ये केशव चंद्र सेन जुड़ता है। लेकिन बाद में उसमें क्या होता है, बाद में जो है उन दोनों के मतलब कि केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों के बीच क्या होता है? असहमति हो जाती है। और केशव चंद्र सेन एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना करता है, जिसका नाम देता है वो भारतीय ब्रह्म समाज। कौन सा समाज? भारतीय ब्रह्म समाज। और जो राजा राम मोहन राय वाले जो पुराना ब्रह्म समाज था, वो कहलाने लगता है आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इस प्रकार से दो ब्रह्म समाज बन जाता है, एक आपका आदि ब्रह्म समाज और एक आपका भारतीय ब्रह्म समाज। तो बिल्कुल केशव चंद्र सेन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है किसने किया था? तो यहाँ पर आपका भारतीय समाज का जो है सर्वेंट्स यानी कि उसके सेवक, किसने ये आपका स्थापना किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इसको जो है गांधी जी का क्या कहा जाता है? राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, है ना? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तो किसमें किया गया था? आपका बॉम्बे अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? बॉम्बे अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नागपुर तो है नहीं, यहाँ पर आपका दिया हुआ नहीं है, दिल्ली, कोलकाता। वर्धा अधिवेशन में भी थोड़ी बहुत इसके बारे में चर्चा चला था। तो अगर इस प्रश्न के अनुसार अगर आपको ऑप्शन छांटना है तो आपका सी हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल राइट, आपका सही से ध्यान रखेंगे तो अगर ये जो है बॉम्बे अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, और जो है बहुत सारे कांग्रेसी और बहुत सारे लोग जो है असहमत थे गांधी जी से, इस आंदोलन का शुरुआत करने में पक्ष में नहीं थे। तो वहीं पर गांधी जी ने गुस्से में कहा था कि यदि मैं चाहूँ तो मुट्ठी भर बालू से भी कांग्रेस, मतलब बालू से ही जो है कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा जो है आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, है ना। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, है ना। और उस समय कौन था? आपका लॉर्ड लिलिथ गो जो है आपका गवर्नर उस समय वायसराय था। और उसी समय जो है क्या चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं शुष्क सेल में किसका जो है प्रयोग किया जाता है। जो शुष्क सेल होता है ना, जैसे घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं, घड़ी में बैटरी लगाते हैं, छोटा वाला सेल लेके आते हैं, तो वो सब सेल में कौन सा, मतलब कि शुष्क सेल में क्या रहता है, मतलब उसमें, है ना, कौन सा कंपाउंड रहता है? तो उसमें रहता है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl, है ना, NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र, ध्यान रखेंगे। और जो बड़ा वाला जो बैटरी होता है, ये बैटरी ऐसे करके रहता है ना बैटरी, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड टाइप का रहता है, इसमें पानी रहता है, पानी डालना पड़ता है बोतल से। तो इसमें जो होता है कौन सा रहता है? वो उसमें रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसको बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है इस पानी को। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, टंका, टंका निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? टीन एवं सीसा का, टीन एवं तांबा का, टीन तांबा जस्ता का, टीन सीसा जस्ता का। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? टीन और सीसा का जो है ये आपका मिश्र धातु है टंका। ठीक है, टंका किसका है? टीन और सीसा का। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे, टंका और जीतल, टंका और जीतल किसने चलाया था? टंका और जो जीतल है ये सिक्का किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था टंका और जीतल, है ना। इल्तुतमिश किस वंश से था आपका? जल्दी बताइए तो, इल्तुतमिश किस वंश से वो संबंधित था? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है, इसका विरोध किसने किया था? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव लाया गया था उसका विरोध करने वाले एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से सभी। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सबके सब ने यहाँ पर क्या किया था? इस आंदोलन यानी कि इस प्रस्ताव का विरोध किया था। तो बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना भी था, एनी बेसेंट भी, बिपिन चंद्र पाल भी। ठीक है, अब कह रहा है कि विटामिन, यहाँ पर कौन सा जो है विटामिन जो है हार्मोन माना जाता है? किस हार्मोन, विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी को क्या माना जाता है? हार्मोन भी माना जाता है। ये यकृत के द्वारा जो है स्रावित किया जाता है ना, जो है क्या करता है? हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। नेक्स्ट हमारा कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। जो कोबाल्ट 60 है ये क्या, किस प्रकार के जो है विकिरण को जो है उत्सर्जित करता है? जो हमारा क्या काम करता है? कैंसर रोग में सहायता करता है ना, कैंसर के इलाज में, अल्फा किरण को, बीटा किरण को, एक्स किरणों को या फिर गामा किरणों को। तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? 39 नंबर का आपका गामा किरण। गामा किरणों को ये क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ध्यान रखेंगे, गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा वेग इसी का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्रोएशिया की राजधानी है? क्रोएशिया, अगर अब मैं आपसे चार्ज पूछ लूँ कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा होता है, धनावेशित या ऋणावेशित, इसी प्रकार से बीटा, इसी प्रकार से गामा का बताना है आपको। तो अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है, गामा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ध्यान रखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन क्रोएशिया की राजधानी है? क्रोएशिया, क्रोएशिया कौन कहाँ का देश है? ये यूरोप का देश है ना। क्रोएशिया, स्लोवाकिया है ना, उसके बाद बोस्निया हर्जोगोविनिया, ये सब छोटा छोटा देश है वहाँ पर आपका यूरोप में है। और इसकी जो क्रोएशिया है इसकी राजधानी कहाँ है? जगरेब। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? जगरेब है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग मैप अगर पढ़ लिए होंगे बढ़िया तरीके से तो ये सब आपको तो नॉर्मली आता ही होगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका भाला फेंक से, ये नॉर्मल प्रश्न है आपका। जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम की जल को किस प्रकार से जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए, और अगर प्रदूषित हो गया है तो इसको किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, ये आपका निवारण किया जाए, इसका दूर किया जाए। तो ये आपका कब पारित किया गया था? 1974 में किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। सुबनसिरी एवं धनसिरी जो नदियां हैं किस राज्य में होकर बहती है? तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि सुबनसिरी और धनसिरी जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अगर ब्रह्मपुत्रा बता दिए तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं ये कहाँ पर बहती है, ये आपका असम में बहती है। तो असम की नदियाँ हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर आपका टेक्निकल इशू आ गया है। चलिए बात करते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं आपका जो ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी को चीन में क्या कहता है? चीन में इसको कहता है सांगपो, सांगपो कहता है। इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहता है? इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए तो। दिहांग कहा जाता है ना। उसके बाद असम में असम में क्या कहता है? इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका बंगाल साइड चले जाता है वहाँ पर गंगा के साथ मिलता है, उसको क्या कहता है? उसको जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को वहाँ पर क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? जमुना कहा जाता है। और दोनों जब मिल जाता है मेघना बनाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर के क्या बनाता है? उसको मेघना कहा जाता है, ठीक है। असम कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जो है सीमा साझा करता है? असम जो है कितने राज्य और जो है आपका देश? तो ध्यान से देखेंगे तो आपका असम जो है आपका एक आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ, दूसरा नंबर आपका मणिपुर के साथ, तीसरा आपका नागालैंड के साथ, चौथा जो है आपका मिजोरम, पांचवा आपका त्रिपुरा के साथ, छठा जो है आपका पश्चिम बंगाल के साथ, सातवां आपका मेघालय के साथ। तो ये 7 राज्य है जिसके साथ वो सीमा साझा करता है। ये हो गया आपका देश की बात करें तो एक आपका हो गया भूटान के साथ, कौन सा देश? भूटान। और एक आपका हो गया आपका बांग्लादेश के साथ। तो 2 देशों के साथ और 7 जो है राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 राज्य और जो है 2 देश। नेक्स्ट आपका 45 नंबर का प्रश्न है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? आपको बिहार का स्थान बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्या हो जाएगा आपका? 12वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत की जलवायु जो है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन है ना, कोपेन वर्गीकरण, उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था अलग अलग इसको लेकर के। वो लेटर वाइज आप लोग पढ़े होंगे, CWG है ना, उसके बाद WG, CW, इस प्रकार से उन्होंने ये किया था कॉमन लेकर के। तो ये बिहार की जलवायु किस प्रकार से? तो बिहार की जलवायु और उत्तर प्रदेश की जलवायु को CWG कैटेगरी में रखा था। इसको मानसून, गर्म, ग्रीष्म के साथ, है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, हमारा सेशन जल्दी ही समाप्त होगा। चलिए अरल सागर के बारे में बताना है कि अरल सागर जो है कौन कौन सा देश के बीच में स्थित है? अरल सागर, तो अरल सागर का जो लोकेशन है ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य एशिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य एशिया। मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? मध्य एशिया में जो सेंट्रल एशिया है 5 देश आते हैं। 5 देशों का नाम कैसे याद रखना है? तो 5 देशों का नाम है KU, है ना, UTT, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपका 5 देश है, ठीक है। अब जो आपका आता है अरल सागर, वो किसके किसके बीच में आता है? वो आता है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बाद, ठीक है। किसके बीच? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरल सागर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि आपका न्याय प्राप्त करने के लिए अगर आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, वकील रखने का आपके पास नहीं है, तो आपको जो है क्या किया जाएगा? सरकार की तरफ से सरकारी वकील मुहैया कराई जाएगी, विधिक सहायता दिया जाएगा। ये अनुच्छेद कौन सा में दिया गया? तो अनुच्छेद 39 क में दिया गया है। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये किसके अंतर्गत आता है? ये भाग 4 के अंतर्गत आता है, DPSP के अंतर्गत आता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A कहता क्या है? ध्यान रखेंगे, ये कहता है कि जो भी आपका जो है आपका 14 वर्ष की उम्र के कम जो है आयु के जो भी बच्चे होंगे उसको क्या किया जाएगा? मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। और जो हैंडीकैप बच्चे होंगे उसको 18 वर्ष से कम, यानी कि 18 वर्ष तक उम्र तक उसको शिक्षा दिया जाएगा। अगर विकलांग कैटेगरी में आता है तो 18 वर्ष, और अगर जो नॉर्मल बच्चे हैं उसको 14 वर्ष तक, है ना, शिक्षा देने, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान ये आपका अनुच्छेद 21A में दिया गया है, जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था, और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम लोग स्मरणीय तथ्य और कुषाण शासक से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है आपका मौर्य शासक के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अब यहाँ पर एक तरफ इसका तिथि दिया हुआ है, तो ये आपका थोड़ा क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, इसमें कंसेप्ट की कोई बात नहीं है। तो केंद्रीय अन्वेषण जो ब्यूरो है दोस्तों, इसका स्थापना 1963 में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में किया गया था। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम जो है कानून, ये आपका 1988 में इसको पारित किया गया था। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय, ये बिल्कुल मिला हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका सी ऑप्शन ऐसा है जो मिला हुआ नहीं है, यहाँ पर 1985 दे दिया, बल्कि 1988 होना
1985 में क्या आया था? 1985 में जो है आपका आया था दल बदल निरोध अधिनियम, जिसको बोलते हैं दल बदल, है ना, दल बदल कानून। और इसको दल बदल को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 10वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। और प्रवर्तन निदेशालय, इसको क्या बोलते हैं? ईडी भी बोलते हैं ना, अभी चलता है ना पूरा ईडी सीबीआई लगा दिया है ना, तो ईडी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आज के सेशन का ये जो आपका प्रैक्टिस वाला सेशन था ऑब्जेक्टिव का वो समाप्त होता है, और हम लोग जो है प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, 5 से 6 मिनट में समाप्त हो जाएगा हमारा। और ये आपका हिस्ट्री चल रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक थे, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखेंगे, कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया था? कुषाण शासकों ने चलाया था। और कुषाण शासकों में किसने चलाया था? कुजुल कडफिसेस ने ही चलाया था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। कनिष्क के बारे में याद रखेंगे, इसके काल में जो है आपका चौथी बौद्ध संगीति होती है। कहाँ पर होती है? कश्मीर के कुंडल वन में होती है। उसके बाद जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? वसुमित्र को बनाया जाता है। इस बौद्ध संगीति का विशेषता क्या है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, एक आपका महायान और एक आपका हीनयान। याद रहेगा सारा चीज। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसकी प्रारंभिक राजधानी, यानी कि कनिष्क के जो कुषाण वंश का प्रारंभिक राजधानी था, कहाँ था? पुरुषपुर था, और बाद में इसको मथुरा कर देता है। इसकी राजधानी कहाँ कर देता है? मथुरा। मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी पहले, जो आपका बौद्ध काल में? तो मथुरा जो है आपका सूरसेन की राजधानी थी, सूरसेन महाजनपद काल। कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी में जो है क्या किया था? शक संवत की शुरुआत की थी, है ना। शक संवत की शुरुआत कब किया था? 78 ईस्वी में किया था, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है ना, इसी के द्वारा किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है। इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? कल हमने आपको 4 विद्वान के बारे में बताया था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। चरक, चरक जो है इसी के दरबार में रहते थे। बाकी जल्दी से बताइए, अन्य जो आपके दरबारी थे इसके, जल्दी से बताइए कौन कौन थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहता था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने किया था, है ना। बुद्ध चरित्र, बुद्ध गौतम बुद्ध पर ये किताब है, और किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में। तो कनिष्क शासक कैसा था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में होता? कनिष्क के शासनकाल में होता। गंधार शैली और आपका किसका? मथुरा शैली का। प्रसिद्ध रेशम मार्ग, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने किया था? कराया था? कनिष्क ने कराया था। यानी कि भारत के जो जिसको बोलते हैं जीटी रोड बोलते हैं ना, पहले उस समय क्या बोला जाता था? भारत का उत्तरा पथ है ना, बंगाल और दिल्ली और बिहार होते हुए जो लाहौर और पाकिस्तान है ना, पेशावर को जोड़ करके सीधा रेशम मार्ग से जोड़ता था, जिसको सिल्क रूट बोला जाता है। तो कनिष्क ने भारत के उत्तरा पथ को रेशम मार्ग से जोड़ा जाता है, और उसी को बाद में जो है शेरशाह सूरी जो है जीटी रोड के रूप में बनाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी रोड भी नाम से जाना जाता था, है ना। तो आगे बात कर लेते हैं, कुषाण वंश का जो है समय ही जो है सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, है ना, यानी कि पहले वो प्राणायाम यानी कि बैठे हुए रहते थे उस तरह का मूर्तियां, लेकिन बाद में जो है इसी के समय जो है कुषाण वंश के समय इसकी खड़ी मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। उसके बाद जो है कुषाण काल में ही सर्वाधिक वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसी के समय क्या हुआ? विकसित रूप से हुआ। स्तूपों का निर्माण, चैत्यों का निर्माण, विहारों का निर्माण इसी के शासनकाल में, कुषाण वंश के शासनकाल में, है ना, जो है सर्वाधिक हुआ था। तो आई थिंक ये सेशन आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है, चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। और इसके अलावा तो कुछ है नहीं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मैक्स टू मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको सहायता होगा, सहयोगी होगा। ये आपको मैं आपसे कहूँगा कि बुक एक ही पढ़िए, लेकिन 10 बार पढ़िए। 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ना, आपको एक बुक को 10 बार, 20 बार, 100 बार, जितना बार पढ़े, लेकिन एक ही बुक को पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। जब तक उस बुक को 100% कंप्लीट नहीं करते, दूसरा बुक को मत छूइए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट करते हैं कि सर जो है आप क्या कीजिए कि कोई दूसरा बुक लेके आइए, घटना चक्र का लेके आइए। तो अभी घटना चक्र नहीं चलेगा, ये आपका 100 दिन का सीरीज है। पहले ये 100 दिन में ये आपका सीरीज समाप्त हो जाएगा, तब जाकर के मैं दूसरा किताब आप लोगों से फिर मैं आपसे राय लूंगा कि कौन सा बुक चलाएंगे, ठीक है, बीपीएससी के लिए, क्योंकि उस टाइम जो है बीपीएससी 70 का जो है काफ़ी निकट आ जाएगा। तब तक ये आप सीरीज कीजिए। इसमें 5000 प्रश्न है, छोटा मोटा नहीं है। और 5000 प्रश्न में मैं सिर्फ 5000 प्रश्न नहीं करा रहा हूँ कि इसका आंसर ए होगा, उसका आंसर बी होगा। तो उससे अच्छा मैं आपको कहूँगा कि आप किताब के स्टोर में जाकर के ले लीजिएगा किताब। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, इसलिए आप लोग बढ़िया तरीके से कीजिएगा, ईमानदारी के साथ करेंगे, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।